नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। 5 दौर की बातचीत, 10वां दिन है आज। लाखों की संख्या में किसान सड़कों पर है। ऐसा मैसिव प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ था कि 70-70 किलोमीटर लंबी जाम है। हाईवे पर है लोग। दिल्ली के एकदम संसद भवन से 15 किलोमीटर दूर किसान बैठे हुए हैं। 8-8 घंटे की बातचीत होती है। और जब मैंने बात की किसानों से कि क्या बात होती है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं होती है। वो मौन रहते हैं, चुप रहते हैं और हमें बिल समझाते रहते हैं। तो क्या सरकार बिल नहीं लेना चाहती है? और अगर जनता वोटर का दबाव सरकार पर नहीं है तो सरकार किसके लिए काम करे? और सवाल उठे कि क्या, मैंने कल बातचीत की थी, क्या सच में सरकार को वोटों की चिंता नहीं है? ईवीएम बड़ा इशू है। मेरे साथ अनिल जैन साहब हैं जो हरियाणा से हैं, किसान राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं। सूरज मंडल साहब हैं, खुद बीपी मंडल साहब के परिवार से हैं। क्या लग रहा है अनिल जैन साहब, क्या ये मामला हरियाणा के किसान बैक हो जाएंगे या सरकार बैकफुट पर आएगी? अभी टेस्ट कर रही है। देखिए शंभू जी, ऐसा है, हरियाणा का किसान सदियों से पहले शोषित रहा है। हम्म। हमारे हरियाणा का सौभाग्य था कि जब यूनाइटेड पंजाब था उस समय हमारे चौधरी छोटू राम जी हुए, जिन्होंने किसानों के दर्द को समझा। वो खुद भी किसान थे और मेरा सौभाग्य है कि जिस इलाके से मैं आता हूँ वहीं से वो अपना चुनाव लड़ते थे। वहीं के रहने वाले थे, झज्जर। जो झज्जर अपना जिला है अपना हरियाणा का। हम्म। उस समय किसान की सारी जमीन जो थी वो साहूकारों के पास गिरवी रहती थी हम्म। और रोटी तक नसीब नहीं होती थी। मेरे अपने पिताजी, जो आज अगर जीवित होते तो 102 साल के होते, हम्म। वो 16 रुपए की नौकरी करने को इसलिए मजबूर हो गए थे कि अंग्रेज सरकार की, मतलब फौज में जाने के लिए जान देने के लिए तैयार हो गए 16 रुपए महीने की नौकरी के लिए, क्योंकि घर में रोटी खाने को नहीं होती थी, पूरी पेट नहीं भर पाता था। तो वो जमाना था जब साहूकारों ने पूरा खून चूस रखा था हरियाणा पंजाब के किसानों का, और चौधरी छोटू राम ने एक कानून बनाया जिससे उनको आजाद करवाया। और आज जो आप देखते हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसानों में जो थोड़ी बहुत खुशहाली नजर आती है, उसमें चौधरी छोटू राम का वो जो कानून था जिसमें उन्होंने जमींदारों को, किसानों को आजाद कराया, उसका बहुत बड़ा हाथ है। और आज वही कोशिश हो रही है कि जो चौधरी छोटू राम से पहले का जो हाल था, दोबारा से किसानों को साहूकारों का गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। और एक पुरानी फिल्म, मैं तो कभी कभार फिल्म भी देखता हूं, ज्यादा तो नहीं देखता। एक फिल्म मैंने देखी थी, सलमान खान हीरो है उसमें। तो वो कह देता है कि भैया एक बार मैं जब सुपारी ले लेता हूं तो मैं अपनी भी नहीं मानता। तो ये जो सरकार है, इसने पूंजीपतियों की सरकारी सुपारी ले रखी है किसानों को गुलाम बनाने के लिए। बीएसएनएल और तमाम जो सरकारी संस्थान थे, उपक्रम थे, वो तो सरकार ने बेच दिए। अब पूंजीपति कह रहा है कि अब और क्या दोगे हमें। अब पूंजीपति की जो नजर है वो सरकारी जो संस्थान खरीदने के बाद किसान की जमीन के ऊपर पड़ चुकी है। और वही जमाना जो हम हरियाणा वालों ने चौधरी छोटू राम जी के जमाने से पहले देखा था, वही स्थिति लाने की कोशिश हो रही है। और किसान इस चीज को समझ रहे हैं और किसान अपनी जान दे देंगे, लेकिन अब की बार वो गुलाम बनने को तैयार नहीं है शंभू जी, ये मेरा कहना है। भारत बंद का कोई असर सरकार, सूरज मंडल साहब, क्या जो आप लोग कह रहे हैं ईवीएम की सरकार है, जनता से तो ये डरेगी नहीं, फिर क्या अंबानी अडानी के का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा? साम्राज्य स्थापित करने के लिए शंभू जी पूरी तैयारी है। और ये कई बार हमारे मित्र रतनलाल जी भी कहते हैं कि जो पूरी व्यवस्था इन्होंने बनाई है, बड़ी ही ये डेडिकेटेड होकर अपने एजेंडा करते हैं। और वो एजेंडा है भारत को पूंजीपतियों का गुलाम। और पूंजीपति में भी इनके दो जो चहेते हैं, उसमें अडानी और अंबानी है। आपको पता होगा कि जो अडानी कभी स्कूटर पर, लैम्बोर्गिनी स्कूटर पर जाता था टेंट बनाने, जब ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, आज सबसे अधिक दौलत वो अंबानी को भी शायद सरपास कर गए हैं दौलत में। तो ये दौलत कहाँ से आती है और इनको डर भय क्यों नहीं है? शंभू जी, आप इतना समझते हैं कि हम इस वजह से इस बिल के कारण या इस हमारे
लॉकडाउन के कारण परेशानी होगी, वो जाके तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है, और ये दे आर बाइंग टाइम। लेकिन एक इसमें सिल्वर लाइनिंग क्या है, ये है कि जो ईवीएम सरकार है, इनको मैंडेट है नहीं, ये जनादेश नहीं, तो ये डरते हैं सिर्फ सड़कों की राजनीति से। और जो सड़क पे आज किसान है, इनको ये हटाने के लिए हर तरह का षड्यंत्र करेंगे। अगर किसान हट जाएंगे तो गुलाम बन जाएंगे, अगर किसान बने रहेंगे तो फिर इनको मजबूरन उस कानून को वापस करना पड़ेगा, जैसे इन्होंने किया था जो भूमि अधिग्रहण कानून जो इन्होंने अरुण जेटली साहब लाए थे, ये पहली सरकार में अपने जो एनडीए की, इसके पहले जो मोदी गवर्नमेंट की जो सरकार थी, उसको विड्रॉ करना पड़ा था। तो ये बात हम लोगों को समझनी होगी, और मैं इसको मानता हूं कि ये तमाम जो दिक्कतें किसानों को आ रही है, कोई भी भारत में जो लोग आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, जो उस पर रिसर्च किए हुए हैं, आप देख लीजिए, इतनी बड़ी संख्या में जब लोग सड़कों पे रहते हैं तो सरकारें हिल जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, सरकारी तंत्र जो है जो लग जाता है कि इनकी बातों को किस तरह से मानकर और हम बैकफुट पर जाएं, लेकिन ये अड़े हुए हैं, फिलहाल अड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में शंभू जी, मैं समझता हूं कि जो ईवीएम के बदौलत ये अपना जो साख बनाए रखे हैं, इनको सिर्फ एक चीज का भय होगा, वो भय होगा कि कहीं किसान आंदोलन एंटी ईवीएम आंदोलन न बन जाए। अगर एंटी ईवीएम आंदोलन बन जाता है तो इनकी हेकड़ी खत्म हो जाएगी। और हम लोग जैसे लोग जो सोशल मीडिया पे हैं और जो लोगों से रूबरू होते हैं, आपके साथ हम लोग गए थे सिंगू बॉर्डर भी, हम ये देख रहे थे कि लोग समझ रहे हैं कि ये जो सरकार है, ये जो मीडिया है, ये इस वजह से इनके आगे पीछे नाच रही है क्योंकि इनके सामने ये परिस्थिति है कि वो सरकार में आएंगे ही आएंगे, चाहे वो खरीद के आए या वोटों की हेरफेर करके। तो ऐसी स्थिति में किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती है, और अगर किसान सफल होते हैं इस 3 काले कानूनों को विड्रॉ करने में, तो इस देश में हम कम से कम कुछ समय के लिए पुनः गुलाम होने से बच जाएंगे। और ये बात सिर्फ किसानों की नहीं है, ये बात देश के हर एक नागरिकों की है। क्योंकि सूरज मंडल साहब, अनिल जैन साहब, ये दलित तो समझ में आता है, मुसलमान का तो समझ में आता है बीजेपी को वोट नहीं चाहिए, लेकिन ये जाट, गुर्जर, पटेल, ये तमाम ओबीसी की जातियां, क्या ये हिंदू की वजह से, धर्म की वजह से जो वोट कर रही थी बीजेपी को मुसलमान से खतरा दिखाकर, जब उनके पेट पर लात पड़ी है तो वो बने रहेंगे उनके साथ, या एक सांप्रदायिक दंगा करा के फिर से उनको एकजुट कर लेंगे, या जब पेट पर लात पड़ती है तो उसकी दर्द काफी लंबी होती है? उसका देखिए, जब पेट पे लात पड़ती है ना तो आदमी सब कुछ भूल जाता है। इस समय किसान की हालत वही है जो एक भूखे शेर की होती है। किसान किसी भी कीमत पे अब अपना आंदोलन नहीं रहेगा, ये बल्कि जो किसान जो थोड़ा बहुत झिझक रहे थे या डर रहे थे, वो भी अब खुल करके सामने आ रहे हैं। जो किसान जिनको नहीं भी पता था वो भी सामने आ रहे हैं। और अभी 3-4 पॉलिटिकल पार्टी ने जो परसों का जो बंद होने जा रहा है, वो कई वर्षों में, मेरे ख्याल मोदी की जब से ये प्रधानमंत्री बना है, ऐसा भारत बंद नहीं देखने को मिला होगा जो परसों होने जा रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है, टीएमसी, टीआरएस, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने अपना समर्थन दे दिया, और भी कई पार्टियां मेरे को लगता है आज रात को या कल सुबह तक उसको बंद को समर्थन दे देंगी। इनको हिला करके रख दिया जाएगा। जी सूरज मंडल साहब, क्या लग रहा है आपको कि ये सरकार जो है और ये जो किसानों का आंदोलन है, ये हिंदू मुस्लिम में एकजुट हो जाएगा? ईवीएम, मैंने कल वीडियो किया था, मुझे कई लोग किसान मिले थे, वो सब कह रहे हैं कि बिहार में गड़बड़ी हुई है, ईवीएम से सरकार आ रही है। क्या इस तरह के मैसिव आंदोलन हो सकते हैं? अभी जो आप सिंगू बॉर्डर गए थे शंभू जी, और जब आप किसानों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि जो हम लोग आज इस सरकार को हिला के ही रखेंगे, और हम किसी कीमत पर, आप उनकी तैयारी देख चुके थे, उन्होंने आपको आमंत्रित भी किया था अपने लंगर में बैठने का, तो उनकी तैयारी जो है वो पूरे 6 महीने की है। तो ये भुलावे में न रहे सरकार। और अभी जो डॉक्टर अनिल जैन साहब ने कहा, ये बड़ा एक फैसला होने वाला है। 8 दिसंबर को भारत बंद,
अगर पूरी तरह से जिस तरह से डॉक्टर अनिल जयंत कह रहे हैं वैसा सफल हुआ तो इस सरकार को मजबूरन अपनी इस काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। एक बड़ी बात इसमें यह भी आ रही है शंभू जी कि बहुत से किसानों को, और किसान छोड़िए, जो मैं टहलता हूँ यहाँ सवेरे अपने सोसाइटी में, तो जो पढ़े लिखे तबके हैं, जो व्यापारी हैं, उनको भी नहीं पता है कि ये कौन से कानून है और इनसे क्या परेशानी लोगों को है। जो सबसे तीसरा कानून जो इन्होंने जमाखोरी को एक तरह से लीगलाइज कर दिया, जो कभी दोनों युद्ध के समय जो चीन के साथ युद्ध हुआ था और जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए हमारे, उस समय जो कई लोगों ने इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए और बाद में भी सरकारों को बड़ी दिक्कत आई थी जब ये जमाखोरी करके आम लोगों को परेशान कर देते थे, वैसी परिस्थिति में जमाखोरी का कानून हर एक नागरिक को इफेक्ट करेगा। इट इज नॉट जस्ट अ फार्मर्स इश्यू। तो ये बात धीरे धीरे लोग को समझ में आ रही है, और जिनको समझ में आ रही है वो दो बातों को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जमाखोरी का कानून क्यों लाया, और दूसरा कि एमएसपी की बात लोग कह रहे हैं कि हमारे साहब ने कह दिया, तो वो तो पत्थर की लकीर हो गई भाई, इसको लिख के देने में क्या अर्ज है। तो जो एमएसपी की जो बात है उसको नहीं लिख के दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उसको एक तरह से नल एंड वॉइड कर रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं। और ये जो हमारे बिहार उत्तर प्रदेश के किसान खुश हो रहे हैं आज, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में जो स्थिति एमएसपी के हटाने के बाद हुई है, वो उनको भी अभी साथ पूरी तरह से आ जाना चाहिए, क्योंकि किसान की बात कभी नहीं होती है शंभू जी। ये पहली बार है इतने बड़े पैमाने पर और इतने बड़े स्तर पर और इतने जोश और खरोश के साथ पूरे भारत में, और खास तौर से जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान हैं, ये जुड़े हैं इस आंदोलन से। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा के किसान, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों को भी एकदम से ये लग जाना चाहिए। आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा उनसे और आम नागरिकों से भी कि ये जो 3 कानून हैं, अगर इनका विरोध जिस स्तर पर हो रहा है और इसको प्रचार प्रसार करने के लिए कि इसकी क्या दिक्कतें हैं, वो सभी सहयोग करें, सभी नागरिकों को बताएं, नागरिकों पर फैसला छोड़ दें। मेरे हिसाब से जब नागरिकों को समझ में आएगा कि इससे कितनी बड़ी दिक्कत है, तो वो निश्चित तौर पर सरकार के इस फैसले का विरोध में शामिल होंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही क्यों ना हो। और जो अगर ये चाहेंगे कि कम्युनल राइट्स करके इसको समाप्त कर दें, तो आप देख लिए थे कि वहां पर लोग चुन चुन के लोगों को निकाल रहे थे, जो लोग उनको शक लग रहा था कि ये लोग हमारे आंदोलन से जुड़े हुए नहीं हैं। और दूसरी बात है कि जो ये तमाम ऐसे लोग जो असंवेदनशील है, जो एक कौम को, एक किसानों की कौम को खालिस्तानी करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको तो पूरे देश में मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। तुम्हें किसने राइट दिया सर्टिफिकेट देने का? ये तमाम जो देशद्रोही हैं, देश को बेचने में लगे हुए हैं, एमटीएनएल और ये सारे चीजों को बेच के, और ये देश को एक तरह से गुलाम तो बना ही चुके हैं आधा, आज पूरी के पूरी ग्रामीण क्षेत्र को भी गुलाम बनाने के लिए जो ये निकल चुके हैं। नवीन जैन साहब, क्या लग रहा है ये जो इसका क्या सोशल इम्पैक्ट होगा? क्या बीजेपी वही गलती दोहरा रही है जो कांग्रेस कर रही थी पिछले 10 साल की सरकार थी उसकी, और उसी तरह का इंटेंसिटी दिख रहा है? क्योंकि तमाम वर्ग के लोग जो है वो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ कोई मुसलमान कह के, दलित कह के, आदिवासी कह के नहीं इनकार कर सकते हैं। बहुत ताकतवर तबका है जिसकी संख्या है, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लोग जो है इस आंदोलन में है। तो क्या सरकार इतनी नासमझ हो गई है या सरकार मजबूर है? देखिए, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लोग हम उनको बोल रहे हैं, लेकिन जिसको हम जनरल कैटेगरी बोल रहे हैं वो भी वही हैं जो जिनको मनुस्मृति में शूद्र कहा गया है। यानी जो भी श्रम करता है, हाथ से काम करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, चाहे अपने खेत में ही करता हो, तो वो मनुस्मृति के उसमें क्या कहते हैं, उसको शूद्र माना जाता है। और जो जाट समाज है मनुस्मृति के हिसाब से, और जो उसकी परिभाषा है, उसे खुशहाल है, सोशली और एजुकेशनली इतना पिछड़ा नहीं है पंजाब का जाट किसान जो है, लेकिन मनुस्मृति के हिसाब से वो शूद्र ही उसकी परिभाषा में आएगा।
तो बेसिकली शूद्र को दोबारा से शूद्र बनाने की साजिश चल रही है, क्योंकि ये जो 21वीं सदी का मनुवाद है वो वाला मनुवाद नहीं होगा हूबहू जैसे 2000 साल पहले 1500 साल पहले होता था। एक नए तरीके से जो भी टेक्नोलॉजी अब आज की 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी है उससे उसको बांधा जाएगा, उसको बेड़ियों से जंजीर से नहीं बांधा जाएगा। और उसको इतना वो कमजोर और बेबस और लाचार कर देना चाहते हैं कि वो उनका दोबारा से जैसे शूद्र होता था, सवर्ण कास्ट का जो गुलाम होता था, ऐसे ही वो दोबारा से किसान भी उनका दोबारा से गुलाम बन जाए और उनके इशारे पे नाचे मजबूरी से। तो 8 दिसंबर का भारत बंद कैसे देख रहे हैं? मैसिव भारत बंद होगा और ये सबसे बड़ा आंदोलन हो सकता है जो कि सरकार, और क्या लोगों के मन से डर निकल रहा है जो प्रोटेस्टर थे, जिस तरह से मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा था, दलितों को जेल में डाला जा रहा था? देखिए, डर तो निकलता जा रहा है। डर एक छूत की बीमारी होती है और हौसला भी एक छूत की बीमारी होती है। अगर 100 आदमियों में एक बहादुर आकर के ललकारता है तो जो बाकी जो 100 आदमी डर भी रहे होते हैं उनमें भी जोश पैदा हो जाता है, वो भी बहादुर बन जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है जिस हिसाब से बहादुरी दिखा रहे हैं और मरने के लिए तैयार हैं, दलजीत दोसांझ ने 1 करोड़ रुपया भेजा है शिंगू बॉर्डर पे कि भाई जो रात को यहाँ रोते हैं उनको कंबल बांटे जाए उनके लिए। लोग जब इतना बलिदान देने के लिए तैयार हो चुके हैं, अपनी जानें देने के लिए तैयार हो चुके हैं, और एक की बहादुरी देख करके दूसरा बहादुर होता है। और ये सरदार वो लोग हैं, भारत का अगर आप इतिहास देखेंगे तो भारत ने आज तक कभी भी अपनी सीमा से बाहर जाकर के कभी कोई मैदान युद्ध का नहीं जीता। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह एकमात्र ऐसे राजा हुए हैं हमारे देश के जिन्होंने काबुल में जाकर के झंडा अपना फहरा दिया था। तो ये जिंदा और बहादुर कौम है, ये मनुवादी चीजों से, जिसको कहते हैं आजाद कौम है, मनुवादी और जात बिरादरी के झगड़े से काफी कुछ आजाद है सिख समाज। और जब सिख समाज, मेरी राय थी कि हम लोग अपने आप को जो काउ बेल्ट के लोग हैं, हाँ, वो समझते थे हिंदी भाषी की राजनीति। मैंने राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के लोगों से बात की, वो तो हर कहानी जानते हैं जो टीवी अखबार वाले नहीं जानते मोदी जी के बारे में। फिर और शायद इसीलिए कभी पंजाब में बीजेपी नहीं आ पाती है क्या? ये इसका रेस्ट हिंदू पर, काउ बेल्ट पर क्या असर पड़ेगा राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी में? देखिए, समय समय होता है। सन 74 में बिहार ने दिशा दिखाई थी पूरे देश को, जेपी आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था। और पंजाब का आप आजादी के आंदोलन में भी जब देखेंगे तो भगत सिंह और तमाम जो आजाद हिंद फौज के लोग और ये सब, इन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी थी। आज फिर से मैं समझता हूँ हरियाणा पंजाब, जो यूनाइटेड पंजाब था हमारा पुराना, वहां के लोग पूरे देश में एक आजादी की लड़ाई में अगुआ रोल अपना रहे हैं और आएंगे। और वो मनुवाद को और इन सब बातों को धीरे धीरे सब समझते हैं। सूरज सर, एक आखिरी सवाल, क्या ये आंदोलन सरकार के लिए अंतिम आंदोलन है और अब सरकार का जो कब्जा था, जो कंट्रोल था, लोगों में डर था, वो खत्म होता दिख रहा है? देखिए, एक कहता ना इकबाल बुलंद, मोदी का एक इकबाल बुलंद चल रहा था अब तक, उसके ऊपर जिसको कहता है कि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था। आज से मोदी जो है पहाड़ की चोटी से नीचे लुढ़कना शुरू हो चुका है और अब ये लुढ़कता चला जाएगा। इसको कोई दोबारा चोटी में पहुंचा नहीं सकता। समय लग सकता है, 5 दिन लगे, 2 साल लगे, लेकिन मोदी का जो फेनोमेना था और ये हिंदू मुस्लिम का जो फेनोमेना था और ये जो सवर्ण राज कायम करने का इनका सपना था, दोबारा से मनुवाद कायम करने का, वो सपना आज एक एक ईंट करके बिखरना शुरू हो गया है और बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये 8 तारीख का जो बंद है, खास करके उत्तर पश्चिम भारत में, ये अभूतपूर्व होने जा रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, ये आजकल अंबानी ने डेटा बंद कर दिया, तो 10 मिनट से ज्यादा का लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि छोटा वीडियो हो ताकि मैसेज जाए। आपका ये बड़ा आंदोलन होगा जो ईवीएम को हटाने का आंदोलन होगा। उसके बाद इस देश में जरूरत नहीं रह जाएगी कोई आंदोलन का, क्योंकि इनके साथ जन आदेश नहीं है, समर्थन नहीं है। ये दिख चुका है हैदराबाद में, जहां ये तमाम अपने बाप दादों को उतार कर देख लिए, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करके देख लिए। और हम जानते हैं कि जहां पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो सबसे माकूल जगह था इनके लिए। वहां जब नहीं जीत पाए तो ये ईवीएम के माध्यम से ही जीतते हैं और वही सबसे बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से और तमाम दर्शकों को मैं निवेदन करूंगा कि 8 तारीख के बंद का समर्थन करें। किसानों की बात नहीं, ये हम सब की बात है और इस बंद में शामिल होकर चाहे जैसे हो वो इस देश को गुलामी से बचाएं। शुक्रिया आप दोनों का बात करने के लिए। 8 दिसंबर तय करेगा कि सरकार झुकेगी
या सरकार किसानों को झुका देगी? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।